नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में 37 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। जनजातीय समूहों को वन उपज का उचित मूल्य देने की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 14 नए लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया। और राष्ट्र ने शहीद दिवस पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से आगे बढ़ रही है। संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने फिर कहा कि कृषि मंत्री बातचीत के लिए हर समय उपलब्ध हैं। बैठक में 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। ये बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 11वें दौर की बातचीत के बाद किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम है। जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है। श्री जोशी ने बताया कि उन्होंने सदन में व्यापक बहस और संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर बल दिया। सभी पार्टियां, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज, दे कांग्रेचुलेटेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर इमीडिएट रोल आउट ऑफ द वैक्सीनेशन एंड सक्सेसफुल रोल आउट ऑफ द वैक्सीनेशन। एंड छोटे पार्टियों को समय कम मिलता है, इसके लिए छोटे पार्टियों को समय ज्यादा मिलना चाहिए, ये डिमांड किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार सहमत है। लेकिन आप बड़े पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, प्रधानमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया, आप सब बड़े पार्टी को ये कहिए, आप कृपया डिसरप्शन मत करिए। डिसरप्शन से ज्यादा नुकसान होता है छोटे पार्टियों को। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों में बेहतर भूमिका निभा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेज किया है, आज सब लोगों के ध्यान में लाया है। आज के विश्व में परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन के कारण विकास होगा और विकास से देश का, गरीब का कल्याण होगा। ये सरकार का सफलता का क्रेडिट का प्रश्न है, ये देश का सफलता का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने अमेरिका में आज सुबह महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने की निंदा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र के दौरान सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए कल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ आरंभ हो गया। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सोमवार को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया जाएगा।
इस बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कामकाज के अलावा आवश्यक विधायी कार्य और अन्य कामकाज होगा। इस सत्र में कुल 38 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें से 33 विधेयक हैं और 5 वित्तीय मामले से संबंधित विधेयक हैं। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। वहीं बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 21 बैठकें होंगी। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में तेज आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार और उपभोग और निवेश में तेज वृद्धि के बल पर ये आर्थिक सुधार हुआ है। कल संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई-वे बिल, जीएसटी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर ये सुधार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट सत्र के समय का उचित उपयोग होना चाहिए। संसद में कल बजट सत्र से पहले श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सांसद जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गंवाएंगे। इस दशक का पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। कोविड महामारी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बीच विशेषज्ञ और आम जनता की सोमवार को पेश होने वाले आम बजट से कई अपेक्षाएं हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की गुजरात इकाई के अध्यक्ष फेनिल शाह ने कहा है कि वित्त मंत्री को कोविड से उत्पन्न स्थिति के बारे में कई उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर जोर दिए जाने के साथ ही आयकर में बढ़ोतरी का सुझाव दिया। कोविड-19 जो अभी हुआ और उसके बाद जो नया नॉर्मल आया है, वो नए नॉर्मल के कारण नए ड्रीम्स आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और उसको हमारा भारत कैसे अडॉप्ट कर पाए, उसके साथ कैसे चल पाए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। गवर्नमेंट के पास से हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले बजट के अंदर अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जो इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो काफी समय से सेम है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन लाया जाए और उस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे एक मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर जो है उसे भी बेनिफिट मिले। हमारे मुंबई संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में कुछ क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत की है। जीन्स और सर्राफा बाजार के विशेषज्ञ अमित मोदक ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया और इस संबंध में सरकार की जिम्मेदारियों की सरल शब्दों में व्याख्या की। सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेज है कि जिसके चलते सरकार अपनी कुछ मदद कर सकता है। लग्जरी गुड्स को हायर टैक्सेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जीवनावश्यक वस्तुओं को टैक्स का रिलीफ मिल सकता है। फिर भी मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूं, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में प्राइसेस बहुत बढ़ गए गोल्ड के, तो जीएसटी का रेट कम होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा है। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करके उसके आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति के कारण सरकार ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, उसका इनकम कम हुआ है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश माधुलकर को उम्मीद है कि आयकर की दरों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जीएसटी का जो अभी पेनल्टी जो लग रही है, जो एमएसएमई को बहुत तकलीफ दे रही है, थोड़ा उसमें उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए गवर्नमेंट का। एमएसएमई को मैक्सिमम हेल्प करना चाहिए। बैंकिंग ने भी 1 करोड़ और उसके नीचे वालों को ज्यादा लोगों को एम्पावर करना चाहिए। स्टार्टअप यूनिट, मेक इन इंडिया, उनको सपोर्ट चाहिए। अगर इंडस्ट्री को सपोर्ट हो गया, फार्मा इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट चाहिए। कोविड महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियों के बावजूद जनता को बजट से कई अपेक्षाएं हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक कुशवाहा ने आशा व्यक्त की कि सरकार आम लोगों को करों में राहत दे सकती है।
मैं इस बजट से यह एक्सपेक्ट करता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा बजट पेश करें जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे दौड़ने लगे। साथ में एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होने के नाते मेरी यह भी एक्सपेक्टेशन होगी कि टैक्सेशन चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आम आदमी जो ऑलरेडी कोविड की वजह से परेशान है, उन पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को आम बजट पेश करेंगी। आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञ भी मौजूदा परिस्थितियों के बीच इसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं। हमारी भोपाल संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछला वर्ष कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से पैदा आर्थिक संकट के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। सख्त और लंबे लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ऐसे में बजट से उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। भोपाल स्थित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक मनीष शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय बजट को अहम बताया। वो ज्यादा से ज्यादा जो किस तरह से रोजगार का निर्माण किया जा सके, स्वास्थ्य और शिक्षा और हाउसिंग और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, इस पर निर्भर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगी। महामारी के बावजूद कुशल नेतृत्व से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। इसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिली। अब निगाहें आम बजट पर हैं और उम्मीद की ये हर वर्ग के लिए खास हो। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। छत्तीसगढ़ में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बजट में लघु और मध्यम उद्योगों के हित में प्रावधान होने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मैं इसमें यही चाहता हूं कि जो बजट इस बार पेश होने वाला है उसमें जो जो चीजें लघु उद्योग भारती केंद्रीय नेतृत्व ने भारत सरकार के मंत्रालय में रखी है, सब चीजों को अच्छे से पालन करें और उस बजट में उनको सुविधाएं दें, क्योंकि लघु इंडस्ट्रियां अगर मान लीजिए चलेगी तो देश की तरक्की होगी। लोकल और वोकल का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है वो तभी सिद्ध हो पाएगा जब भारत सरकार की जो लघु उद्योगों की जो नीति है प्रांतीय सरकारों को अगर वो मानेंगी तो वास्तव में लघु इंडस्ट्रियां देश के अंदर में तरक्की करेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग केंद्रीय बजट 2021-22 पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित होंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अन्य अतिरिक्त मीटरों पर सोमवार सुबह 10:20 से रात्रि 10 बजे तक सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के आम बजट पर पूरे दिन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसमें बजट का विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण सोमवार 1 फरवरी को सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3:15 बजे प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में मायावती स्थित अद्वैत आश्रम कर रहा है। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है।
इसे वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद ने आरंभ किया था। बाद में इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक अग्रिम पंक्ति के 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीकाकरण की औसत संख्या में सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कोविन की तकनीकी खामियां दूर कर दी गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला, प्रखंड स्तर के कार्यबलों की नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इन्हें वैक्सीन के लाभार्थियों को जाने से पहले टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। बिहार में अब हर जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोविड टीकाकरण सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच बिहार में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 98.92% हो गई है। राज्य में अब तक 2,57,669 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। तेलंगाना में 1,66,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य में अब तक कहीं से भी इस टीके के दुष्प्रभाव की कोई जानकारी नहीं है। इस बीच राज्य में कल कोविड के 186 नए मामलों का पता चला। कल 2 व्यक्तियों की मृत्यु के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,598 हो गई है। मणिपुर में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.25% हो गई है। राज्य में अब तक कुल 28,545 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मणिपुर में सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 136 रह गई है। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन में ढील देने के साथ पूरे महाराष्ट्र में स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। लगभग 1 वर्ष के बाद राज्य में 1 फरवरी से अधीनस्थ न्यायालयों को खोल दिया जाएगा और इनमें सामान्य कामकाज शुरू होगा। इसके अलावा 1 फरवरी से ही मुंबई में आम जनता के लिए लोकल ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। यात्रियों को और ढील देते हुए मुंबई मेट्रो 1 ने भी अपने फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सभी अधीनस्थ न्यायालय कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 1 वर्ष तक बंद रहने के बाद 1 फरवरी से नियमित शारीरिक कामकाज फिर से शुरू करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एसजी डिगे ने इस आशय का एक पत्र जारी किया। रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी सुरक्षा और एहतियाती कदमों के अनुपालन का निर्देश दिया है। दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद मुंबई मेट्रो 1 सेवाओं को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ 19 अक्टूबर 2020 से सभी के लिए खोल दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने आम जनता को मुंबई में 1 फरवरी से लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने के साथ मुंबई मेट्रो 1 ने भी सभी यात्रियों के संकट को कम करने के लिए अपने परिचालन समय को 1 फरवरी से बढ़ाने का फैसला किया है। मेट्रो स्टेशनों से उपनगरीय स्टेशन तक आने जाने के लिए यात्रियों के लिए अंधेरी व घाटकोपर के बीच रेलवे फुटओवर ब्रिज भी खोले जाएंगे। स्वीटी जे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचेगा। योजना के नए चरण में स्वास्थ्य बीमा कवर को 3,30,000 रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये सालाना किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रूपये तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रूपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। इस योजना में विभिन्न बीमारियों के 1,576 पैकेज शामिल किए गए हैं। योजना के अंतर्गत संबद्ध निजी तथा सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवारों को कैशलेस उपलब्ध उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस योजना
योजना पर करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य की लगभग 2/3 आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में 37 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। जनजातीय समूहों को वन उपज का उचित मूल्य देने की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 14 नए लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया। और राष्ट्र ने शहीद दिवस पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने जनजातीय समूहों को वन्य उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है। इसमें वन्य उपज में 14 नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं में टसर, रेशम कीट, सूखा सेब, बांस, मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य और MFP योजना में लघु वन उपज के विपणन के लिए वस्तुओं की एक चयनित सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था। इसका उद्देश्य वंचित जनजातीय लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनके सशक्तिकरण में सहायता करना है। उच्चतम न्यायालय की समिति ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 17 किसान संगठनों के साथ कल बातचीत की। इनमें 11 राज्यों के किसान संगठनों ने भाग लिया और कृषि कानूनों पर खुलकर अपने विचार रखे। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को इस समिति का गठन किया था। समिति सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगी। न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित किया हुआ है। सरकार ने तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च के लिए 179 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तेलंगाना में नागरिक केंद्रित 4 क्षेत्रों में से 3, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यापार सुगमता और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए नई शुरू की गई योजना के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1700 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने सहित विभिन्न विस्तार परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। रिफाइनरी के प्रबंध निदेशक SK बरुआ ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि पारादीप बंदरगाह से असम तक पाइपलाइन बिछाने में असम में रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की वित्तीय सहायता से NRL द्वारा 165 किलोमीटर लंबे सिलीगुड़ी बांग्लादेश पाइपलाइन परियोजना भी चलाई जा रही है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने अभूतपूर्व खुफिया अभियान चलाते हुए जम्मू कश्मीर में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अनंतनाग में एक संयुक्त अभियान ने नियंत्रण ब्यूरो में गुल मोहम्मद गनी से 8 तेंदुओं की खाल, 38 भालुओं के पित्ताशय और 4 हिरणों की कस्तूरी बरामद की।
बिहार सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को 8 फरवरी से फिर खोलने का फैसला किया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन दल की बैठक में इसका फैसला किया गया। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण राज्य में पिछले साल 14 मार्च से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूल खुलने पर उनमें कोविड संबंधी सभी नियमों का पालन और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, अध्यापकों, पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं को एक नीति के तहत रखने पर जोर दिया गया है। श्री निशंक ने सीबीएसई गल्फ सहोदय के प्रधानाचार्यों वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सभी बच्चों के लिए बचपन में देखभाल और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से समग्र आकलन और प्रगति सुनिश्चित होगी। सम्मेलन में श्री पोखरियाल को हिंदी साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए ज्ञान सरोवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरूआत की। राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कल रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान शुरू होने से पहले देश में पूरी दुनिया के 60% मामले थे। फिलहाल देश में पिछला पोलियो का मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में देखा गया था। अब देश में 1 दशक से पोलियो मुक्त है। नई दिल्ली में आज शाम 30 जनवरी स्थित गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति प्रार्थना सभा में शामिल हुए। शहीदी दिवस पर आयोजित प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 5 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह धुंध छाई रहेगी और बाद में कहीं कहीं बादल छाए रहने के आसार हैं। तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में सुबह कोहरा रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे और अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में शाम या रात को कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से मैं पुष्पलता शर्मा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये 15 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि आदि महोत्सव आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और व्यापार की आत्मा का उत्सव है। ये महोत्सव 2017 से शुरू किया गया था और हर वर्ष आयोजित किया जाता है। आदि महोत्सव के माध्यम से देश भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जनजातीय परंपरा और समृद्ध विविधताओं तथा शिल्प का लोगों से परिचय कराने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि तमिल प्राचीनतम भाषाओं में से एक है जिसका इतिहास और संस्कृति समृद्ध है। उन्होंने आज मदुरै में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र तमिलनाडु के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहा है। इससे पहले उन्होंने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में 37 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया।
जनजातीय समूहों को वन उपज का उचित मूल्य देने की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 14 नए लघु वन उत्पादों को शामिल किया गया। और राष्ट्र ने शहीद दिवस पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।